माइक्रोस्कोप साइंस क्लास में हूँ जरलिश राना। तो जी आज हम करेंगे अपना सेल का रिमेनिंग पार्ट साइटोप्लाज्म और उसके ऑर्गेनेलीज। साइटोप्लाज्म जी क्या होता है? अगर हम लिविंग कंटेंट जो होता है ना एक यूकैरियोटिक सेल का, उसको न्यूक्लियस को जो लिविंग कंटेंट होता है वो न्यूक्लियस पर और साइटोप्लाज्म पे कंसिस्ट करता है। इसको हम जो ओवरऑल कलेक्टिवली हम इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगर साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है। अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन देखें या इसकी अपीयरेंस देखें तो ये एक्वस जो है सब्सटेंस है जिसमें 90% वाटर है। इसके अलावा इसमें सारे सेल के ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होते हैं और इनसॉल्युबल मटेरियल्स भी होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह भी होते हैं। ये सारा कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अगर हम साइटोप्लाज्म का फंक्शन देखें ना तो ये एक स्टोर हाउस होता है सेल का भी, और डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी होती हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस। तो ये हो गया जी एक ओवरऑल हमारा साइटोप्लाज्म की व्हाट इज साइटोप्लाज्म। अगर हम अब आ जाते हैं ऑर्गेनेलीज पे कि ऑर्गेनेलीज क्या होती है। ऑर्गेनेलीज को अगर हम इसका मीनिंग देखें तो ये होता है जी स्मॉल बॉडीज या स्मॉल ऑर्गन्स इनको कहते हैं। अब हम आ जाते हैं इंडिविजुअली ऑर्गेनेलीज की तरफ। इसमें सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, पेरोक्सोसोम्स होते हैं, ग्लाइकोसोम्स होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं और इस तरह बहुत सारे सेंट्रियोल्स होते हैं। ये सारे ऑर्गेनेलीज हैं। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं एक नेटवर्क है चैनल्स का जो थ्रू आउट सेल में स्प्रेड हुआ हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ऑलमोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक स्प्रेड हुआ है। कहीं कहीं पर आपको ये ग्रैनुलर इसकी अपीयरेंस मिलेगी और कहीं कहीं पर आप इसकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म देखें तो आपको ये स्मूथ नजर आ रहा होगा, यानी इसके ऊपर कोई भी ग्रेन्यूल्स अटैच नहीं है। ये जो ग्रेन्यूल्स अटैच हैं इनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। जिनके साथ ये अटैच है, जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हैं उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और जो ये प्रोटीन की सिंथेसिस में काम आते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो स्मूथ है वो उनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये जी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस वगैरह में भी काम आते हैं और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में भी जो है वो सेल के अंदर मदद करते हैं। ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सेल की शेप को मेंटेन करता है, इसकी अपीयरेंस को बैलेंस रखता है। इसके बाद ही हम देखते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स ग्रेनुलर स्ट्रक्चर हैं सेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। ये स्कैटर्ड फॉर्म में भी होते हैं और अटैच्ड फॉर्म में भी होते हैं। अटैच्ड फॉर्म में हमने देखा कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं और अगर आप इसके यूनिट्स देखें, अगर आप इसकी कॉम्पोजिशन देखें तो ये दो यूनिट से मिलकर बने होते हैं। एक स्मॉल यूनिट है और एक लार्ज यूनिट है। लार्ज यूनिट जो है इसका वो 60 स्वेडबर्ग जो है यूनिट होता है। अगर उसकी स्ट्रेटिफिकेशन की जाए तो उसकी सेडिमेंट रेट ये है। और अगर हम इसका छोटा पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल देखें तो जी वो 40s का होता है उसका यूनिट। इन दोनों को कलेक्टिवली देखें तो ये 80s का यूनिट पर सेडिमेंट होते हैं। ये दोनों जो यूनिट्स है ना ये मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में कंबाइन होते हैं। जो न्यूक्लियस जो जहाँ पे राइबोसोम्स जहाँ पे बनते हैं ना वो न्यूक्लियोलस होता है, यानी कि और जो राइबोसोम्स जिन चीज की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं प्रोटीन्स, यानी ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस एक फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है ये एक दूसरे के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर सेट सा बना रहे हैं। इस सेट को हम कहते हैं सिस्टर्ने। और ये जो सेट है इसको जो हमने ये जगह बहुत सारे जो फ्लैटेंड सैक्स मिल जाएंगे तो हम इनको कहेंगे कि जी ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। अच्छा जी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल में वो सिक्रीशन से होता है। डिफरेंट की जो सेल में सिक्रीशन वगैरह होती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी जो अपरेटस है उन सिक्रीशन की सेल में ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करते हैं। सेल से इन एंड आउट में उनका बहुत एक रोल होता है। इसके बाद हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये जी रॉड्स और वेसिकल फिलामेंट्स जो है वो अपीयर होती हैं। लेकिन अगर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के
नीचे देखते हैं तो इनका स्ट्रक्चर खासा वाज़ेह नजर आता है और वो शो करता है कि ये सिर्फ रॉड और फिलामेंट्स नहीं है, ये एक नहायत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। इसकी जी 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर होती है और इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है वो स्मूथ लेयर है और जबकि जो इनर लेयर है वो फोल्डिंग शो कर रही है। और जो जिसको हम ये जो फोल्डिंग्स वगैरह हैं, यहाँ पे क्रिस्टे भी हैं, ये जो फोल्डिंग्स हैं तो इनको हम क्रिस्टे भी कहते हैं। और ये जो सारा मैट्रिक्स है हम इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ये जो है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। डिफरेंट जो बॉडी में प्रोसेसेस वगैरह होते हैं ये सारा सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जी ये थे हमारे ऑर्गेनेलीज मेन। आप बाकी प्लास्टिड्स को भी जरूर देखिएगा, पेरोक्सिसम्स को भी, लाइसोसोम्स को भी, इन सबको इंडिविजुअली भी आप जरूर ओवरव्यू कीजिएगा। तो जी इंशाल्लाह ये हो गया हमारा कंप्लीट सेल का स्ट्रक्चर। अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम अपना बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करेंगे और बायोकेमिस्ट्री में हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को देखेंगे। प्लीज अपना वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा और तब तक स्टे ट्यून्ड।